ठीक है बेटा, अच्छा बातें हो गई, आज तो काफ़ी बातें होगी, मौका मिल गया। आवाज़ आ रही है? तो कल हम लोग पढ़ रहे थे बायोजियोकेमिकल्स के बारे में, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें देखी, जैसे कि होता क्या है, मीन्स क्या होता है, मूवमेंट्स होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। यानी कि जो हमारे पाठ्यक्रम के विभिन्न घटक हैं उनके माध्यम से पोषकों का प्रभाव क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहलाता है, ठीक है। फिर इसमें हमने बात की थी रिजर्वायर पूल की और साइक्लिंग पूल की। रिजर्वायर पूल कैसा होता है, लार्ज होता है या स्मॉल होता है? लार्ज होता है। लार्ज है तो क्या होगा, स्लो मूविंग होगा, और ये नॉन बायोलॉजिकल भी होता है साथ साथ। साइक्लिंग पूल कैसा होता है, स्मॉल होता है। अब जब स्मॉल है तो कैसा होगा, फास्ट मूविंग होगा, और साथ ही साथ कैसा होगा, बायोलॉजिकल होगा। और रिजर्वायर पूल के आधार पे हमने दो फेजेस की बात की थी, सेडिमेंट्री फेज और गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और कैल्शियम है। और गैसियस फेज में क्या क्या आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये आते हैं गैसियस फेज में। तो आज हम एक साइकिल यानी कि कार्बन चक्र की बात करेंगे, जो कि पाठ्यक्रम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन चक्र यानी कार्बन साइकिल। तो जो पहला एलिमेंट है हमारा वो है कार्बन साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। जैव भू रासायनिक चक्र हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला साइकिल है वो है कार्बन साइकिल। ठीक है बेटा, कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल या कार्बन चक्र, ठीक। देखो, जितने भी जीव पृथ्वी पे पाए जाते हैं, लिखना नहीं है, सुनो क्या, जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, अगर उनका ड्राई वेट कैलकुलेट किया जाए तो उसमें कार्बन की मात्रा कितनी आएगी निकल के लगभग? ड्राई वेट, अगर ड्राई वेट की बात करें ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी आई बेटा? कार्बन कितना होगा? 49%, ठीक है। जो कि पानी के बाद दूसरा सर्वाधिक एलिमेंट होगा, जो कि क्या होगा, पानी के बाद दूसरा सर्वाधिक एलिमेंट होगा। अच्छा, जो वातावरण में या जो भी कह लो, जो भी कार्बन हमारे वायुमंडल में पाई जा रही है, उसका 71% कहाँ मिलेगा हमें? समुद्रों में मिलेगा। तो 71% कार्बन कहाँ पाई जा रही है? ओशंस में, महासागर, ठीक है। तो 71% कार्बन कहाँ पाई जाएगी? ओशंस, ठीक। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में कार्बन जो है एक तरीके से महासागरों में पाई जाएगी तो ये क्या हो गई? सिंक हो गई। सिंक का काम करेगा, कार्बन सिंक का काम कौन करेगा? महासागर, ठीक है। और ये महासागरों के माध्यम से ही जो वातावरणीय कार्बन की जो सांद्रता है वो नियमित होती है, ठीक है। तो वातावरण के कार्बन की जो सांद्रता है वो नियमित कैसे होगी? महासागर के द्वारा, ठीक। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारे शरीर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा कोई बताओ। कार्बन हमारे शरीर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो बेटा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब प्रोटीन हो गया और लिपिड हो गए और क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया
न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ठीक है। तो इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बैकबोन होती है वो क्या होती है? कार्बन। तो इन सभी कंपाउंड की जो बैकबोन बनेगी वो किसकी बनी होगी? बैकबोन कहने का मतलब है ढांचा। बैकबोन कहने का मतलब है ढांचा, ठीक है। जो बेसिक ढांचा होगा वो किसका बना होगा? कार्बन। तो जो बैकबोन बनी होगी यहाँ पे वो किसकी बनी होगी? कार्बन की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बात करें ग्लूकोज की C6H12O6 कार्बन आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम NH2 और COOH और ये लगभग एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें भी क्या होता है? कार्बन जो है बैकबोन का काम करता है। तो ये कुछ हमने देखा कि बायोमॉलिक्यूल्स जिसमें क्या हो रही है? कार्बन जो है बैकबोन की तरह काम कर रही है। तो कुल मिला के कार्बन जो है हमारे ड्राई वेट अगर निकाला जाए ऑर्गेनिज्म का तो कितना होगा? 49%। और जिसमें कि ओशंस में कितनी पाई जाएगी? अगर ओवरऑल कार्बन की बात करें तो ओवरऑल कार्बन कितनी पाई जाएगी ओशंस में? 71%। जो बची हुई है वो किसमें पाई जाएगी? वातावरण में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें लिखो जरा। हाँ लिखो थोड़ा। हो गया, ठीक है। जल्दी बताओ, 2 लाइन बताने में कितना टाइम लगेगा? फिनिश करना चैप्टर को आज, बारी बंद करवाना, जल्दी करो। हो गया, ठीक है, बराबर। चलो, जिसका छूट रहा है वो अपने पास वाले से बना लेगा, ठीक है। देखो बेटा, कार्बन साइकिल, तो इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं, यानी जो मूलभूत चरण हैं, वो कितने होंगे? 5। तो बेसिक स्टेप्स इसके कितने होंगे? बेसिक स्टेप्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 5, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस,
इसमें क्या होगा जरा यहाँ देखो, प्लांट्स क्या करेंगे, CO2 का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट हमको मिलेगी। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या बनाएंगे, पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, और इस्तेमाल किसका करेंगे, CO2 का। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेरिक जो CO2 है उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, पौधे। अच्छा, यहाँ पे CO2 जो है एटमॉस्फेयर में आ रहा है, एटमॉस्फेरिक CO2 का इस्तेमाल होता है, एटमॉस्फेरिक CO2। ठीक है, पौधे किस CO2 का इस्तेमाल करते हैं, समुद्र वाली या वातावरण वाली, वातावरण। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक जो CO2 है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पौधे, और क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मींस अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, जो अगला स्टेप आएगा वो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन कौन करेगा, पौधे, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों करेंगे। ठीक, ये दोबारा क्या छोड़ेंगे वायुमंडल में, CO2 छोड़ेंगे, CO2 रिलीज करेंगे अकेला, क्योंकि श्वसन में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, और जो बायोमॉलिक्यूल्स खासतौर से हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका विखंडन होता है, और उसके लिए विखंडन के लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, जो जटिल कार्बनिक अणु हैं वो टूटेंगे और उनके तोड़ने की आवश्यकता किसकी पड़ेगी, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी और CO2 यहाँ से रिलीज होगी, रेस्पिरेशन। तो CO2 दोबारा ही कहाँ आ गई है, एटमॉस्फेयर। ये बेटा कहाँ आएगी, एटमॉस्फेयर। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन, मींस अपघटन। किसका, प्लांट्स का, मतलब जो पौधे सड़ गल गए हैं या जो डेड बॉडीज हैं उनका। तो डिकम्पोजिशन यहां पे सीधे लिख लो, ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हमने कल डिकम्पोजिशन के बारे में बात किया था, हमने बताया था कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है पहली बार। ठीक है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CO2, CO2 प्लस वाटर, और क्या बनेगा, न्यूट्रिएंट्स बनेगा। तो जो ये CO2 बनने, ये कहां चली जा रही है बेटा, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अगला स्टेप है सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण, सेडिमेंटेशन मीन्स यहाँ पे अवसादीकरण। जो ये एटमॉस्फेरिक CO2 बन रही है, ठीक है, इसका कुछ भाग अगर वातावरण में है और वर्षा जब होती है तो कहाँ आता है, वापस पृथ्वी पे आएगा, वापस पृथ्वी पे आएगा, और ये
चट्टानों में या इस तरीके से भूमि में डिपॉजिट हो जाता है, जिसको बोलते हैं लाइम स्टोन, कली चूना। नाम सुना है ना? तो कली चूने में भी क्या है, कार्बन ही तो है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से जो कार्बन है वो किस में फिक्स हो जाती है, लाइम स्टोन, ठीक है बेटा। जो CO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, लाइम स्टोन, यानी कार्बन एक तरीके से अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइम स्टोन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, लाइम स्टोन यहाँ पे, जिससे आप लोग कहते हो कली चूना। इसमें भी तो क्या है, CO2 है। जब इसको पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो देखोगे कि बुलबुले के साथ एक गैस निकलती है, तो वो गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। अगर हम चूने को पानी में डालें और उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि चूना उबल रहा है, मतलब पानी को खौल रहा है, और उसके साथ जो गैस निकलती है वो क्या होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो जो चूने का पत्थर या कली चूना है या लाइम स्टोन है, इसमें भी क्या होती है, CO2 मिलती है। क्लियर? इसको नोट करो जरा, हो गया। अगला स्टेप है, इसके बाद यहीं पे लिख लो कंबसन। और इसको हिंदी में बोलते हैं दहन। दहन किसका होगा, फॉसिल फ्यूल्स का, जीवाश्म ईंधन का, ठीक है। दहन किसका, जीवाश्म ईंधन का। बेटा जब जीवाश्म ईंधन का दहन होगा तो क्या मिलेगा, CO2। कोयला जलाते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है। इसी प्रकार और सारी गैसें भी निकलती हैं। फॉसिल फ्यूल को अगर जलाते हैं तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जिनमें क्या होता है, CO2 भी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार CO2 दोबारा कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। फिर यही चक्र दोबारा चलता है इस तरीके से। यहाँ से भी क्या बना है, यहाँ से CO2 मिल रही है, ये कहाँ इस्तेमाल होगी, फोटोसिंथेसिस में। यहाँ से CO2 मिल रही है, कहाँ इस्तेमाल होगी, फोटोसिंथेसिस में। और यहाँ से जो CO2 आ रही है, ये भी कहाँ इस्तेमाल हो रही है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कुछ CO2 जो है हमारी कहाँ इस्तेमाल होती है, सेडिमेंटेशन में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो कहाँ इस्तेमाल होती है, सेडिमेंटेशन में। तो ये साइकिल चलती है और ये कार्बन चक्र कहलाता है। इसकी जो स्टेप्स हैं ये याद रखना है, क्रमिक जो स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन है, तीसरा डिकम्पोजिशन, चौथा सेडिमेंटेशन और पांचवा कंबशन। तो ये जो कार्बन चक्र है इन्हीं 5 बेसिक क्रियाओं के माध्यम से चलता है, ठीक है। कितना नोट करो जरा, बढ़िया बेटा सबका, ठीक। थोड़ा सा इसके बारे में लिखो, जो बना है केवल वही लिखेंगे। कंबशन, दहन। चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। जीवों के शुष्क बाहर का, जीवों के शुष्क बाहर का 49% भाग, 49% भाग कार्बन से बना होता है। 49% भाग कार्बन से बना होता है। और जल के पश्चात यही आता है, मतलब दूसरे नंबर पे क्या है, कार्बन, और जल के पश्चात यही आता है, ठीक है बेटा। और जल के पश्चात यही आता है। पर इसको अगली लाइन में लिखो। भूमंडलीय कार्बन की, भूमंडलीय कार्बन की पूर्ण मात्रा की ओर, भूमंडलीय कार्बन की पूर्ण मात्रा की ओर यदि देखा जाए, यदि देखा जाए तो समुद्र में, तो समुद्र में 71% कार्बन, तो समुद्र में 71% कार्बन विलेय के रूप में
विलेय के रूप में विद्यमान है, विलेय के रूप में विद्यमान है। फुल स्टॉप। यह सागरीय कार्बन भंडार, यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में जो एक एक पॉइंट बोला है वही लिखाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का नियमन करता है, मीन्स रेगुलेट करता है, नियमन करता है। पैराग्राफ चेंज करो बेटा। जीवाश्मी ईंधन भी, जीवाश्मी ईंधन भी कार्बन के एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है, कार्बन के भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन चक्र वायुमंडल, कार्बन चक्र वायुमंडल सागर तथा जीवित एवं मृत जीवों, मृत जीव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है, मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन का स्थिरीकरण होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन का स्थिरीकरण, स्थिरीकरण होता है। उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के श्वसन क्रिया के माध्यम से, के श्वसन क्रिया के माध्यम से CO2 वायुमंडल में वापस आती है, CO2 वायुमंडल में वापस आती है। कॉमा मृत जीवों के अपघटन से भी, मृत जीवों के अपघटन से भी CO2 वायुमंडल में निर्मुक्त होती है, CO2 वायुमंडल में निर्मुक्त होती है। वायुमंडल में निर्मुक्त होती है, मतलब छोड़ी जाती है वायुमंडल। यौगिकीकृत कार्बन की कुछ मात्रा, यौगिकीकृत कार्बन की कुछ मात्रा अवसादों मीन्स सेडिमेंट्स, अवसादों के रूप में भी नष्ट होती है, अवसादों के रूप में भी नष्ट होती है। मतलब क्या है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन के द्वारा किसमें बदलती है CO2, लाइमस्टोन या करिशु में बदल रही है, ठीक है, अवसादों के रूप में भी नष्ट होती है। जीवाश्मी ईंधन के जलने से ज्वालामुखी क्रियाओं
आदि द्वारा, ज्वालामुखी क्रियाओं आदि द्वारा भी वायुमंडल में CO2 को मुक्त किया जाता है। वायुमंडल में CO2 को मुक्त किया जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ बदलो। कार्बन चक्र में मानवीय क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। मानवीय क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तेजी से जंगलों का विनाश तथा परिवहन एवं ऊर्जा के लिए जीवाश्मी ईंधनों को जलाने से वायुमंडल में CO2 के मुक्त होने की, CO2 के मुक्त मतलब छोड़े जाने की, मुक्त होने की दर बढ़ी है। ठीक है बेटा। तो ये था आपका कार्बन चक्र। अगला देखते हैं वाटर साइकिल, ठीक, यानी कि H2O चक्र, जल चक्र। जल चक्र यानी वाटर साइकिल। ठीक है। पानी क्यों जरूरी है? सबसे पहला सवाल, पानी क्यों जरूरी है? पानी को जीवन की संज्ञा दी जाती है बेटा। ठीक है। पानी को क्या संज्ञा दी जाती है? जीवन की। और पानी की तुलना किससे की जाती है? अमृत से। तो वाटर इज द लाइफ। ठीक है। और इसको एक और बोलते हैं, वाटर इज एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर मींस होता है अमृत। तो जल है जो कि क्या है? जीवन का अमृत है, या जल ही जीवन है। आप लोगों ने अक्सर ऐसा सुना है, और जो कि सत्य है। तो जल ही क्या है? जीवन। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है। और दूसरा, फोटोसिंथेसिस में जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिस स्रोत की जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए, उसमें CO2 के अलावा दूसरा एलिमेंट क्या है? वाटर, मीन्स पानी। ठीक है। अगर पौधे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल CO2 ही लेंगे, तो क्या कार्बोहाइड्रेट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में केवल कार्बन नहीं होता बेटा। देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ शुगर की बात करें, ये क्या है? शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं आमतौर पे। ठीक है। अगर हम केवल CO2 का इस्तेमाल करें तो क्या हमें हाइड्रोजन मिल पाएगा? यहाँ पे नहीं मिलेगा। CO2 के साथ पानी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मींस कौन इस्तेमाल करेगा? पौधे। तो क्या बनेगा? यहाँ पे एक एलिमेंट बनेगा, यानी कि वो क्या बनाएंगे? सुक्रोज बनाएंगे। ठीक है। इस तरीके से उनमें जो स्टोर्ड शुगर होगी, या संचित जो कह सकते हो कि जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने में क्या होता है? सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है, यही शुगर पाई जाती है। तो CO2 और जल का इस्तेमाल करके पौधे क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। तो जल इसीलिए बहुत जरूरी भी है। ठीक है बेटा। तो यहाँ सीधे सीधे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं
इसकी बेसिक स्टेप्स देखो क्या क्या हैं। इसको 4 स्टेप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहला स्टेप यहाँ पे क्या आएगा, इवेपोरेशन। यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है। अगर यहां पे ये पानी है, ठीक है, पानी है और ऊपर क्या है, ये सूर्य है। तो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है, ठीक है। पानी का वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होके जो ये भाप ऊपर उड़ेगी, ये क्या होगी बेटा, कंडेंस होगी। तो अगला प्रोसेस क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, यानी बादल बनेंगे। ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संघनन, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा संघनन। यही बादल और घने होंगे, ठीक है। यही बादल क्या होता है, और घने होते हैं। सपोज ये बड़ा सा बादल बन गया है, ठीक है। ये क्या कराएगा, वर्षा कराएगा, ठीक। वर्षा, जिसको नाम दिया जाता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। और यहां पे लिखते वर्षा, क्योंकि वर्षा में प्रेसिपिटेशन में केवल वर्षा शामिल नहीं होती है, इसमें कोहरा भी आ जाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में कोहरा भी आता है। फिर भी समझने के लिए यहाँ पे लिख लो रेन या वर्षा, ठीक है। और यही क्या है बेटा, यहाँ पे एक हमने पौधा बना दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल बना है। पौधे में एक प्रक्रिया होती है प्रकाश और तापमान की वजह से, क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपीरेशन। क्या प्रक्रिया होती है, ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ जो प्रक्रिया हो रही है उसको क्या नाम देंगे बेटा, ट्रांसपीरेशन। इसको अलग से नाम देंगे, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया हो रही है, और ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया होती तब भी तो पानी की बूंदें नहीं आती है ना। पानी वाष्प के रूप में उड़ता है पृथ्वी की सरफेस से, पानी वाष्प के रूप में उड़ता है, और ये कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में। ये कहाँ आ रहा है बेटा, एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या होगा, ये भी तो कंडेंस होगा, ये भी तो बादलों के निर्माण में काम आएगा। ये इस तरह से प्रेसिपिटेशन के बाद जो वर्षा के रूप में पानी जमीन पे आता है, ठीक है, उसका क्या होता है, पर्कोलेशन। पर्कोलेशन क्या मतलब होता है कि सरफेस से वो नीचे बैठता है, पर्कोलेट होता है, मतलब जमीन से नीचे बैठता है। तो अगला स्टेप क्या आएगा, पर्कोलेशन।
ठीक है बेटा, अगला स्टेप क्या आएगा? परकोलेशन। इस तरीके से ये साइकिल ऑपरेट होती है, चलती है। ठीक है, ये जो जितने स्टेप हैं इनको बोले में इस तरीके से बंद कर दो, इस तरीके से। तो ये हमारे 4 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है इसमें? नंबर 1, ये नंबर 1 है। नंबर 2 प्रेसिपिटेशन है, नंबर 3, और ये नंबर 4। तो 4 स्टेप में हमारी ये प्रोसेस होगी। ठीक है बेटा, इसको बनाओ। ये वाले स्टेप्स के नाम याद रखने यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या है? इवेपोरेशन। दूसरा क्या है? कंडेंसेशन। तीसरा क्या है? प्रेसिपिटेशन। और चौथा क्या है? पर्कोलेशन। पर्कोलेशन भी जो पानी भूमि पे आ रहा है और भूमि पे आने के पश्चात तो क्या होता है? नीचे तली में जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे? पर्कोलेशन, पर्कुलेट करना। और जब पर्कुलेट होता है तो पानी वहीं कहाँ जाता है? दोबारा वहीं महासागरों में आ जाता है दोबारा, ठीक है, या जल स्रोतों में आ जाता है, जो आंतरिक जल स्रोत होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। हो गया? बन गया सबका? ठीक है, मिटा लो। चलो बना रहे, जिसका छूट रहा है वो बना रहे। अब ये साइकिल है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो कार्बन चक्र पड़ा है और जो वाटर चक्र पड़ा है, ये कौन सी फेज वाले हैं? गैसियस फेज वाले हैं। ठीक है, गैसियस फेज के याद रखना है। इसके बाद जो अगला पढ़ेंगे वो क्या आएगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, यानी कि फॉस्फोरस चक्र। ठीक, फॉस्फोरस क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात, फॉस्फोरस क्यों जरूरी है? देखो बेटा, फॉस्फोरस कहाँ पाया जाता है? जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य झिल्ली होती है उसमें पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉस्फोरस पाया जाएगा। ठीक है, अगला कहाँ पाया जाता है? दांतों में भी फॉस्फोरस पाया जाता है, हड्डियों में फॉस्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाएगा? जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर बात करें इन्वर्टिब्रेट की, सॉरी कॉर्डेट्स की नहीं, इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें एक सन है मोलस्का। मोलस्का नाम सुना होगा, बायोलॉजी पढ़ी थी, इकाइनोडर्मेटा। तो मोलस्का सन के अधिकतर प्राणी कैसे होते हैं? इनमें कवच होता है। जैसे घोंगा देखा ना, तो घोंगे में भी क्या होता है? कवच होता है। शंख, सीपी, इस तरीके से ये सारे कैसे होते हैं? शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कवच युक्त ऑर्गेनिज्म होता है। तो जो इनके कवच का निर्माण होता है उनमें भी क्या होती है? फॉस्फोरस होती है। ठीक है, तो फॉस्फोरस क्यों जरूरी है? एक तो क्यों जरूरी है? ये प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको जीव द्रव्य झिल्ली बोला जाता है। दूसरा, टीथ से इस दांतों के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? बोन्स के लिए जरूरी हो जाती है, हड्डियां मतलब। शेल्स के लिए जरूरी है, कवच, मोलस्कन कवच। मतलब कवच। ठीक है, जो मोलस्का संघ के प्राणी है उनका जो कवच बना होता है वो किस चीज का होता है?
उसमें भी क्या होता है, फॉस्फोरस की मात्रा होती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स, इन सभी में फॉस्फोरस पाया जाता है। दे ऑल है फॉस्फोरस, सभी में क्या है, ठीक है बेटा, सभी में क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है, आरएनए का, दोनों में क्या अंतर है, और क्या अंतर है, कौन सा क्षार अलग होता है, कौन सा, यूरासिल। थायमिन रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन आरएनए। तो थायमिन जो है रिप्लेस होता है वहां पे आरएनए में, और यूरासिल पाया जाता है। एडेनिन और गुआनिन को क्या बोलते हैं, एडेनिन और गुआनिन को क्या बोलते हैं, प्यूरिन या पायरिमिडिन, प्यूरिन बोलेंगे। थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल ये क्या होते हैं, पायरिमिडिन होते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है वहां पे डीएनए में, और यहाँ पे क्या ऑक्सी, मतलब कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन एक हट जाती है, इसीलिए क्या बोले डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और आरएनए में क्या होता है, वहां पे जो ऑक्सीजन है कार्बन नंबर 2 पे प्रिंटेड होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर। ठीक है, चलो तो एक कुछ बेसिक बातें याद रखना डीएनए आरएनए। हो गया इतना, चलो बाय। अच्छा, फॉस्फेट पाया कहाँ जाएगा, फॉस्फेट किस, फॉस्फोरस किस रूप में पाया जाएगा, ये फॉस्फेट की फॉर्म में पाया जाएगा बेटा, ये 1 माइनस का चार्ज। ठीक है ना, मीन इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फेट। ये अवस्था में चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, फॉस्फेट की अवस्था में कहाँ पाया जाएगा, चट्टानों में पाया जाएगा। चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे यही पूछा जाए कि फॉस्फोरस किस अवस्था में चट्टानों में पाया जाता है, तो क्या ऑप्शन लगाओगे, फॉस्फेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, PO4 पे 1 माइनस का चार्ज। ठीक है, फॉस्फेट क्या होता है। इसके बेसिक स्टेप्स की बात करें, फॉस्फोरस साइकिल के बेसिक स्टेप्स, इसको हम 4 स्टेप्स में देखेंगे, 4 चरणों में। ठीक है, पहला स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीदरिंग। वीदरिंग शब्द हमने एक जगह और पढ़ा था, वीदरिंग का मतलब क्या होता है बताओ। वीदरिंग का मतलब क्या होगा, ठीक है बेटा, वीदरिंग एंड इरोजन ऑफ फॉस्फेट रॉक। फॉस्फेट रॉक मतलब ऐसी चट्टानें जिनमें फॉस्फेट पाया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फेट रॉक। तो अगर फॉस्फेट रॉक का वीदरिंग होगी मतलब टूटना होगा उसका, इरोजन मतलब क्षरण होगा, टूटना और क्षरण होगा फॉस्फेट रॉक का,
तो वो चट्टानें जो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाएंगी, वो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, जब वर्षा की मात्रा होगी, वर्षा होगी वहाँ पे, तो वही फॉस्फेट कहाँ जाएगा, जमीन में पाया जाएगा, सॉइल में आ जाएगा। सॉइल में आएगा तो वो एक विलियन के रूप में होगा, सॉइल सॉल्यूशन जिसको बोलेंगे, तो विलियन के रूप में होगा। वहाँ से पौधे क्या करेंगे, उसको अवशोषित करेंगे जड़ों के माध्यम से। अवशोषित करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, पौधों में आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, यानी हम कौन, मानव या एनिमल्स जो भी कह लो, जब हम पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे तो पौधों के माध्यम से वो किस में आएगा, मानव में आएगा या एनिमल्स में जाएगा। ठीक है, अब एनिमल्स या पौधे की जब डेथ होगी, डेथ होने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बचेगा उसमें क्या प्रोसेस होगी, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होने के बाद दोबारा फॉस्फेट कहाँ जाएगा, जमीन में आ जाएगा। ठीक है, जमीन के माध्यम से नीचे बैठता जाएगा, नीचे बैठेगा या वर्षा के माध्यम से जो फॉस्फेट बहता वो कहाँ जाएगा, समुद्रों में जाएगा। जब समुद्रों में जाएगा, नीचे बैठेगा, तो बात करते हैं पहले जो समुद्र वाला फॉस्फेट है, जो समुद्र में जा रहा है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे भी जो पौधे हैं हमारे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और जो फॉस्फेट और नीचे समुद्र की एकदम तलहटी में चला जाएगा, वो क्या करेगा, नीचे सेडिमेंटेशन की फॉर्म में जमा होता जाएगा। जमा होगा जब जियोलॉजिकल प्रोसेस होंगी, जब कहते हो कि चट्टानों का अपलिफ्टमेंट यानी चट्टानों का उत्थान होता है। ठीक है, चट्टानें कैसे बनती हैं, टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं आपस में गतिविधियाँ करती हैं ना, जिसकी वजह से ऊपर उठती है सरफेस उसकी। तो ऐसे ही क्या होगा, जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा वो चट्टानें नीचे सेडिमेंट्स के रूप में पाई जा रही हैं, वो ऊपर उठेंगी तो दोबारा चट्टानों का निर्माण होगा। तो इसी तरीके से जो ये साइकिल है दोबारा चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या हो गया, वीदरिंग एंड इरोजन ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। अगला क्या हो जाएगा, पौधों द्वारा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, मतलब पौधों द्वारा अवशोषण। ठीक है, अब पौधे को कौन खाएगा, एनिमल्स। एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स, यहाँ आगे बताइए। अब क्या होगा, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी लास्ट में, डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन के माध्यम से क्या होगा, ये दोबारा जो है सॉइल में आ जाएगा, यानी मृदा में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा किसमें आ जाएगा, सॉइल में आ जाएगा। तो इसके स्टेप्स लिख लो, ये चार स्टेप। फॉस्फोरस साइकिल में थोड़ा सा लिख भी लेना। इसमें थोड़ा सा लिख लो। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जैविक झिल्लियां, जैविक झिल्लियां मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोरस जैविक झिल्लियां, कॉमन न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोरस जैविक झिल्लियां, कॉमन न्यूक्लिक एसिड तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण, तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण। प्रणाली का एक प्रमुख घटक है, एक प्रमुख घटक है, प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। प्लस का अनेक प्राणियों को अपना कवच, अनेक प्राणियों को अपना कवच, अस्थियां
एवं दांत आदि बनाने के लिए एवं दांत आदि बनाने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ बदलो। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में है, जो कि फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है, जब चट्टानों का अपक्षय मतलब वीदरिंग, ये वाला वीदरिंग जो लिखा है ये वाला, जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में ये फॉस्फेट भूमि के विलयन में घुल जाते हैं और पौधों द्वारा उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है बेटा। शाकाहारी और अन्य जीव पादपों से, पादप मतलब प्लांट्स, शाकाहारी और अन्य जीव पादपों से फास्फोरस को प्राप्त करते हैं। फुल स्टॉप। कचरा उत्पादों एवं मृत जीवों को फास्फोरस विलेयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फास्फोरस मुक्त किया जाता है। कार्बन चक्र की भांति फास्फोरस को श्वसन क्रिया के द्वारा अवमुक्त नहीं किया जाता है।
पैराग्राफ बदल के यहां पर फास्फोरस और कार्बन चक्र के मध्य दो व्यापक अंतर हैं डैश नंबर 1 बरसात के दौरान वायुमंडल में फास्फोरस का निवेश कार्बन निवेश की अपेक्षा अत्यंत कम होता है। नंबर 2 जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय विनिमय बिल्कुल नगण्य होता है मतलब नेग्लिजिबल। देखो दोबारा सुनो, जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय विनिमय बिल्कुल नगण्य होता है। ठीक है बेटा, तो ये फास्फोरस साइकिल के बारे में था। अगला है नाइट्रोजन साइकिल, जो हमारा 4 नंबर की साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? देखो, पहली बात तो नाइट्रोजन किस में पाई जाती है? न्यूक्लिक एसिड्स में, ठीक है। डीएनए और आरएनए में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे, उनमें क्या होगी? नाइट्रोजन होगी। दूसरा, प्रोटीन में भी क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो कहाँ मिल रही है नाइट्रोजन? कहाँ मिलती है? प्रोटीन में मिल रही है। और कहाँ मिल रही है? न्यूक्लिक एसिड्स में मिल रही है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये पाई कहाँ जाएगी? जरा इसको देखो। इसका जो भंडारण होगा, यानी कि रिजर्व होगा इसका, ये कहाँ होगा? सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ होगा बेटा इसका? एटमॉस्फेयर। क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है, और गैसें कहाँ पाई जाएंगी? एटमॉस्फेयर। तो ये साइकिल जो है कैसी होगी? गैसियस साइकिल। तो कहाँ पाई जाएगी? एटमॉस्फेयर में। ठीक है। इसके अलावा कहाँ पाई जाएगी? सॉइल में, यानी मृदा में पाई जाएगी। मृदा में किस फॉर्म में? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की फॉर्म में। फिर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा। तो जो नाइट्रोजन, इसका भंडारण कहाँ मिलेगा? एटमॉस्फेयर में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें
नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। तो पहले इसके बेसिक स्टेप्स है कुछ, तो इसके कुछ बेसिक स्टेप्स जो देखने जरूरी हैं। उनमें पहला क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने क्या लिखेंगे इसको, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, एसिमिलेशन। मतलब होता है आत्मसात करना। और बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब होता है, बायो का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है प्लांट बनाएगा ना उसको, तो प्लांट क्या है, लिविंग। और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके प्लांट क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो बायोसिंथेसिस। अगला आएगा डिकम्पोजिशन। और इसके बाद अमोनिफिकेशन। फिर है नाइट्रिफिकेशन। और यहाँ पे जो छठा स्टेप आएगा वो होगा डीनाइट्रिफिकेशन। जरा पहले स्टेप उतारो ये सारे के सारे। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए अगला स्टेप क्या आएगा, रिपीट हो जाएगा। क्या आएगा अगला स्टेप, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन के बाद दोबारा इस चक्कर रिपीट होगा। डीनाइट्रिफिकेशन के बाद क्या होगा, दोबारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ठीक है बेटा, तो ये भी आ रहा है। इतना हो गया। ठीक है, बात करते हैं अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। देखो बेटा, अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो ये तीन तरीके से होता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कितने तरीके से होगा, तीन तरीके से होगा। इसमें पहला तरीका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन। ठीक है, और फिक्स किस में होगी, अमोनियम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयंस में। ठीक है, फिक्स किस में होगी, अमोनियम साल्ट में, नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में फिक्स होना। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पे फिक्सेशन का एक मतलब लिख लो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो नाइट्रोजन है इसको किस में कन्वर्ट करना, अमोनियम साल्ट में। ठीक है,
नाइट्राइट NO2 माइनस मतलब, ठीक है, और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। तो इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को अमोनियम साल्ट या अमोनियम आयन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन। और इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। आयन लिखने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है नाइट्राइट का मतलब ही कि उसके ऊपर एक माइनस का चार्ज लगा है, तो नाइट्रेट। ठीक है बेटा, आयन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगी, अमोनियम साल्ट में, नाइट्राइट में या नाइट्रेट में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब यहाँ पे ये होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। अगला क्या है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्री के माध्यम से जो उर्वरक बनाए जाते हैं जिन्हें एनपीके कहते हैं, एनपीके उर्वरक आते हैं ना, उनमें भी तो ये यूरिया वगैरह होती है। इस तरीके से क्या होता है, इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री में यूरिया या इस तरीके से और नाइट्रोजन युक्त खाद्य बनाना, ठीक है, क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है बेटा। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हालांकि पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला भी। पहला वाला कब होता है, लाइटनिंग और थंडरिंग, मतलब जो बिजली चमकती है कड़कती है तो उसके माध्यम से जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है किसमें कन्वर्ट होती है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में, ठीक है। जो वायुमंडल में बिजली कड़केगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट होगी, नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होगी। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ ऑर्गेनिज्म के माध्यम से जो भूमि में जो नाइट्रोजन है हमारी, या जो वातावरण में नाइट्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन, ठीक है। जरा इतना लिख लो पहले, हो गया ये। हो गया बेटा, सबका हो गया। चलो थोड़ा सा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे। तो हम यहां पे देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होगा, जीवों के माध्यम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है। तो इसमें पहला इसका टाइप क्या जाएगा, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, दाल वाले पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम सुना होगा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसियम, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भूमि में नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करता है, नाइट्रेट और नाइट्रेट आयन बनाता है। तो सिम्बियोटिक सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बेटा, उदाहरण ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल, शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन में इसको ईजी इस्तेमाल करते हैं, ई एक्स इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा याद रखना ई एक्स गलत होता है,
EG इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसिया। जब भी हम कोई भी वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो जीनस का नाम अलग अंडरलाइन करते हैं और स्पेसीज का नाम अलग अंडरलाइन करते हैं। ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहलाता है, जिससे क्लियर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने, और इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो ये कहाँ मिलता है बेटा? दाल वाले पौधों की जड़ों। दाल वाले पौधों की जड़ों। ठीक है, सिम्बियोटिक यानी ये पहला टाइप हो गया इसका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अगला है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, मतलब जो स्वतंत्र रूप से रहते हुए बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया के माध्यम से। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया, देखो बेटा यहां इसको सिम्बियोटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या होता है, जो दाल वाले पौधे हैं उनकी जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बना के रहता है, इसीलिए वहां पे नाम दे रहे हैं सिम्बियोटिक। लेकिन यहाँ जो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग जैसे हम लोग क्या है, फ्री लिविंग है, ठीक है, तो ऐसे ही बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक, तो इसमें बैक्टीरिया का सीधे सीधे नाम लिखो, उदाहरण के तौर पे अजोटोबैक्टर, नाम सुना होगा, अजोटोबैक्टर। ठीक है बेटा, ये क्या करता है, बायोमेटल के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और ये होता है बायोटिक। मतलब इसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम ए बायोटिक। ठीक है, बेटा एक मिनट रुक जाओ, इसको एरोबिक लिखो। ऑक्सीजन मतलब एरोबिक, एरोबिक, और ये एनएरोबिक। ठीक है, अजोटोबैक्टर क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है, और क्लॉस्ट्रीडियम क्या है, एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है कि इनको रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और एनएरोबिक का मतलब क्या है, इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो इसको बोले हो गया, इतना हो गया। अगला है साइनोबैक्टीरिया के माध्यम से भी क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं बेटा? इसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी।
इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसी का नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है जरा यहां पे देखो। नॉस्टॉक, एनावीना, और कैलोथ्रिक्स। कैलोथ्रिक्स ये इसके एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पूछे जाते हैं कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ फंगस या फंजाई भी होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये तो था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, और खास तौर से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में, कौन कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक, अगला स्टेप आता है एसिमिलेशन एंड बायोसिंथेसिस का। हो गया बेटा, मिटा दो। देखो अगला स्टेप है यहाँ पे एसिमिलेशन एंड बायोसिंथेसिस। ठीक है, जो नाइट्रोजन सॉइल में नाइट्रेट की फॉर्म में या अमोनियम की फॉर्म में या नाइट्रेट की फॉर्म में आ गई है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कौन करेगा। यहां पे हमने क्या लिख दिया, अमोनियम लिख दिया, यहां नाइट्राइट लिख दिया, और यहां क्या लिख दिया, नाइट्रेट। और ये कहां आ गया बेटा, सॉइल में। ठीक है, इसका इस्तेमाल कौन करेगा, पौधे। क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे, पौधों द्वारा अवशोषित होगी। ठीक है, पौधों द्वारा क्या होगी, अवशोषित होगी। पौधे क्या बनाएंगे अब इसको, प्लांट प्रोटीन, मतलब अपनी पौधों की प्रोटीन खुद की बनाएंगे, और इसके अलावा जो विभिन्न हमारे और बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनका निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होगा, फिर इसके बाद ये कहाँ जाएगी, एनिमल्स में। ठीक है, फिर कहाँ आएगी, एनिमल्स में। कैसे आएगी, ईटिंग के द्वारा, हम इसको खाएंगे ना, पौधों को खाएंगे तो कहाँ आएगी, एनिमल्स में आएगी नाइट्रोजन। ठीक है, हो गया बेटा इतना, हो गया तो सबका। अगला स्टेप है डिकम्पोजिशन। ठीक, अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन में क्या होगा, जो डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म, फिर वो प्लांट हो या एनिमल, डेड ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वो प्लांट हो या एनिमल, तो यहां लिखो डेड ऑर्गेनिज्म। ब्रैकेट में एनिमल्स, प्लांट्स, पब्लिक करके प्लांट पार्ट, पौधे के कुछ भाग भी तो हो सकते हैं। ठीक है बेटा,
इनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन होगा इनका। कहाँ है ये, जमीन पे है। डिकम्पोजिशन होगा तो जो भी कुछ नाइट्रोजन या जो भी कुछ साल्ट बनेंगे वो कहाँ आएंगे, जमीन में आएंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन से क्या बनना है, अमोनिया गैस बनेगी, अमोनियम साल्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहां याद रखना, डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है, जैसे प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन टूटेगी तो क्या बनाएगी, यहां से अमीनो ग्रुप निकलता है, NH2 ग्रुप निकलेगा। ठीक है, अगर इसका डिकम्पोजिशन कराएं, ब्रेक डाउन कराएं या इसका अपघटन कराएं तो यहां से NH2 ग्रुप निकलेगा, यही जाके क्या बनाएगी, अमोनिया है, अमोनिया। क्लियर, प्रोटीन का अपघटन होगा, NH2 ग्रुप निकलेगा और ये आगे जाके क्या बनाएगी, अमोनिया और अमोनियम साल्ट बनाएगी। ये अमोनिया कहां से लेगी बेटा, ये तो आ गई एटमॉस्फेयर में, क्योंकि गैस के फॉर्म में। ठीक है, और ये कहां आ गई, ये आ गई सॉइल में, और यही क्या है, अमोनिफिकेशन, अमोनिया का बनना, यही क्या है, अमोनिफिकेशन। क्लियर, अमोनिया या अमोनियम साल्ट का बनना क्या हो जाएगा, अमोनिफिकेशन। ठीक है, हो गया इतना। अगला स्टेप है हमारा नाइट्रिफिकेशन। अगला जो स्टेप आ रहा है हमारा वो है नाइट्रिफिकेशन का स्टेप। इतना हो गया बेटा, बिठा दो इसको, सबको हो गया। देखो अगला स्टेप है नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होगा, जो भी अमोनियम बनना है, अमोनियम साल्ट, क्योंकि नाइट्रोजन जो बननी थी वो कहां चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई, जमीन में क्या रहेगा, अमोनियम साल्ट रहेगा। तो ये क्या होगा बेटा, ये किसमें टूटेगा, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में। ठीक है, यानी कि अमोनियम से क्या बनना, नाइट्राइट, और नाइट्रेट का बनना क्या बनाएगा, क्या कहलाएगा, नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अमोनियम से, अमोनियम साल्ट से नाइट्राइट और नाइट्रेट का बनना क्या कहला रहा है यहाँ पे, नाइट्रिफिकेशन। क्लियर, तो नाइट्रिफिकेशन में क्या लिख दोगे, सीधे सीधे ये लिखो। और इसको कौन कर रहा है, कुछ बैक्टीरिया कर रहा है। इसको कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान दो, पहले हम क्या बनाएंगे, अमोनियम से नाइट्रेट बनाएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहां पे NH3 करो, अमोनिया करो। ठीक है, बनाओ जरा, बनाओ इसको। वो अमोनियम कहलाता है, वो साल्ट है,
गैस है, ठीक है। अब देखो जरा, पहला स्टेप क्या होगा, हम अमोनिया से क्या बनाएंगे, नाइट्राइट। तो पहले स्टेप में क्या बनाएंगे हम, अमोनिया से क्या बनाएंगे, नाइट्राइट बनाएंगे। और ये जो बैक्टीरिया होंगे जिनकी प्रेजेंस में होगा, इन्हें बोलेंगे नाइट्रोसोमोनास। जो बैक्टीरिया यहाँ पे होगा उसे बोलेंगे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोफोकस। अगला बैक्टीरिया क्या होगा यहाँ पे, नाइट्रोसोफोकस। इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, अमोनिया जो है ऑक्सीडाइज होगी किसमें, नाइट्राइट में, ठीक है। अब जो ये नाइट्राइट बनना है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट कराना है, नाइट्रेट में, ठीक है। तो ये भी किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होगा। और ये जो बैक्टीरिया होता है इसका होता है नाइट्रोवेक्टर। इसमें ये दो चीजें, अमोनिया यहाँ क्या बनाएगी, नाइट्राइट और नाइट्रेट। लेकिन पहला स्टेप में क्या बनेगा, अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, देन नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। और अमोनिया से नाइट्राइट बनने के लिए क्या कुछ बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। किनके कौन से बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी, उनके नाम क्या हो जाएंगे, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकॉकस। ऐसी नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने के लिए जिस बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोलोगे, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो ये था नाइट्रिफिकेशन का स्टेप। लास्ट स्टेप है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। कितना हो गया, लिख लिया। अगला स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन का। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी नाइट्राइट और नाइट्रेट बनी वो पुनः किसमें कन्वर्ट होगी, नाइट्रोजन। डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जस्ट अपोजिट स्टेप क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है बेटा। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जस्ट अपोजिट स्टेप होगा वो क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन का। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, डीनाइट्रिफिकेशन का जस्ट अपोजिट स्टेप क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो यहां क्या होगा, जो भी नाइट्राइट और नाइट्रेट बन रही है ये दोबारा किस में कन्वर्ट होगी, नाइट्रोजन में। ये दोबारा किस में कन्वर्ट होगी, नाइट्रोजन। और किसकी प्रेजेंस में होगी, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। इनको क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। और ऐसे ही जो अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट बना रहे थे उन्हें क्या बोलेंगे, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोवेक्टर ये क्या है, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहां जो डीनाइट्रीफाइन बैक्टीरिया होंगे इसके एग्जाम्पल क्या क्या होता है, लिखो इधर लिखो। तो यहाँ पे जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होंगे उनका नाम क्या होगा, सीडोमोनास, पैराकोकस,
और वैस्कुलर। जरूरी नहीं कि मैंने इतने लिखे, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और बैक्टीरिया हैं जो खास खास है, बस वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। डीनाइट्रिफिकेशन के बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा, दोबारा यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल इस तरीके से ऑपरेट होती जाएगी, मतलब चलती जाएगी। तो ये तो था बेटा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, जो कि सभी गैसियस साइकिल, इवन सभी साइकिल में क्या है, सबसे बड़ी मानी जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हालांकि सभी साइकिल इंपॉर्टेंट है, कार्बन साइकिल की अलग अपनी इंपॉर्टेंस है, वाटर साइकिल की अलग इंपॉर्टेंस है, इसकी भी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये हो गया बेटा, सबका हो गया। अगला टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी अनुक्रमण। टाइम हो गया, कल करा दें। अरे मुझे सिलेबस खत्म कराना है भाई, कल कैसे हो जाएगा। टाइम हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया, 2 हो गया।